बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना जो है वो लेक्चर नंबर 2 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था, जैसे आप लोगों को याद हो। लेक्चर नंबर 1 के बाद आज हम लोग रिकॉर्ड करेंगे लेक्चर नंबर 2। ठीक है। और लेक्चर नंबर 2 जो है बेसिकली क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 2012 प्राइवेट है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। बहुत सारी चीजें आज हम इसके अंदर नहीं पढ़ेंगे। आज हम प्रैक्टिकली जो है वो क्वेश्चन को परफॉर्म करके आप लोगों को बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है, ऑन September 1st 2010 सरदार कंपनी हैज क्रेडिट बैलेंस इन दी बैंक कॉलम ऑफ इट्स कैश बुक ₹70,000। देखो, सबसे पहले तो इन्होंने कंपनी का नेम आपको दे दिया और कैश बुक बैलेंस दे दिया। अब आपने मेन हेडिंग क्या देनी है? मेन हेडिंग आप दोगे सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहले जो आपकी हेडिंग आएगी वो आएगी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये हेडिंग देने के बाद फिर आप हेडिंग दोगे, इससे ऊपर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से ऊपर भी आपको एक नाम लिखना था, कंपनी का नाम। तो यहाँ पे कंपनी का नाम है सरदार कंपनी। तो मैं यहाँ पर सरदार कंपनी लिख देता हूँ। ठीक है, सरदार कंपनी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसके बाद आ गया, उसके बाद लिखोगे एज ऑन। आपको डेट क्या दी गई थी? आपको डेट दी गई थी क्वेश्चन के अंदर September 1st 2010। तो जो आपको डेट दी जाएगी जिस मंथ की, उस मंथ का आप लास्ट लिखोगे। यानी कि September 30। सितंबर में 30 होता है ना, आई थिंक 31st होता है लास्ट। तो September 31st 2010 एज ऑन September 31st and 2010। ठीक है, ये आपकी मेन हेडिंग आ जाएगी। फिर उसके बाद एक कॉलम दोगे आप डिस्क्रिप्शन का, जिसमें आप अपनी डिस्क्रिप्शन दोगे। और एक कॉलम बनाओगे आप कैश बुक का। और एक कॉलम बनाओगे आप पासबुक का। ठीक है। तो ये तीन कॉलम जो है वो आपके बन जाएंगे। एक कॉलम बनेगा डिस्क्रिप्शन का, एक कॉलम बनेगा कैश बुक का, और एक कॉलम बनेगा पासबुक का। अच्छा, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन में हमें क्या बताया जा रहा है। अब बारी आती है क्वेश्चन की। कह रहे हैं कि ऑन September 1st 2010 सरदार कंपनी हैज क्रेडिट बैलेंस इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ₹70,000। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, आपको सबसे पहले ये बैलेंसेस देंगे, एक बैलेंस कैश बुक का देंगे और एक बैलेंस जो है वो पासबुक का देंगे। कैश बुक का बैलेंस आपको कैश बुक मेंशन करके देंगे और पासबुक का बैलेंस आपको बैंक स्टेटमेंट के थ्रू देंगे। अब जैसे कि ये जो इन्होंने 70,000 बैलेंस दिया है, ये बैलेंस इन्होंने कैश बुक का दिया है क्योंकि उन्होंने मेंशन किया है कि ये बैलेंस जो है वो किसका है, कैश बुक का है। ये इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, कैश बुक ₹70,000। फिर आगे कह रहे हैं एंड डेबिट बैलेंस इन दी बैंक स्टेटमेंट ₹86,000। और ये इन्होंने आपको बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दे दिया। तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस हमेशा याद रखिएगा पासबुक में जाता है, और कैश बुक का बैलेंस हमेशा याद रखिएगा कैश बुक में जाता है। बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस होता है वो हमेशा कहाँ जाता है, पासबुक के अंदर। और जो कैश बुक का बैलेंस होता है वो हमेशा कहाँ जाता है, कैश बुक के अंदर। तो ये इन्होंने जो हमें दो बैलेंसेस दिए थे, अब मैं वो बैलेंस लिखूंगा। कैश बुक का बैलेंस इन्होंने मुझे 70,000 दिया, तो मैंने ये 70,000 लिखा। और पासबुक का बैलेंस इन्होंने मुझे 86,000 दिया, तो मैंने ये 86,000 लिख दिया। ठीक है।
तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जो है वो मैंने कहाँ लिख दिया, पासबुक के अंदर। और कैश बुक का बैलेंस जो है वो 70,000 मैंने कहाँ लिख दिया, कैश बुक के अंदर। अच्छा, अब एक और बात जो मैंने आप लोगों को बतानी है वो मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। वो क्या बात है, वो ये बात है कि बच्चों, अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस देंगे तो इसका मतलब वो आपको एक नेगेटिव बैलेंस दे रहे हैं। कैश बुक का अगर वो क्रेडिट बैलेंस देंगे तो इसका मतलब वो आपको एक नेगेटिव बैलेंस दे रहे हैं। या अगर वो आपको कैश बुक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रहे हैं, ये की पॉइंट है बेटा बैलेंस का, ये याद रखिएगा, अपने पास लिख लीजिएगा। ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रहे हैं तो वो भी एक नेगेटिव बैलेंस कहलाता है। कैश बुक का अगर आपको क्रेडिट बैलेंस दिया जाए तो वो नेगेटिव बैलेंस होता है, या कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया जाए तो वो भी क्या होता है, एक नेगेटिव बैलेंस होता है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो क्वेश्चन में आपको क्या बताया था, क्वेश्चन में आपको बता रहे थे ऑन September 1st 2010 सरदार कंपनी हैज क्रेडिट बैलेंस इन बैंक कॉलम ऑफ इट्स कैश बुक। कैश बुक का ये आपको क्रेडिट बैलेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो अब जब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस देंगे तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस क्या होगा, नेगेटिव बैलेंस होगा। तो मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दूंगा, ठीक है। कैश बुक का अगर नेगेटिव बैलेंस दिया जाएगा तो आपने उसको ब्रैकेट में लिखना है, यानी कि माइनस में लिखना है। अकाउंटिंग में माइनस हम ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ, एक और बात पासबुक की भी आप लोगों को बता देता हूँ। ये बातें बेटा हमेशा याद रखना, एग्जाम में बच्चे जो है वो ज्यादातर ये मिस्टेक कर जाते हैं। ये तो मैंने कैश बुक के बैलेंस बता दिया। कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस हो तो वो पॉजिटिव बैलेंस होता है, तो वो लिख नहीं रहा मैं क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव बैलेंस है। अब आ जाओ पासबुक के ऊपर। अगर पासबुक का डेबिट बैलेंस दे दिया जाए, पासबुक का डेबिट बैलेंस दे दिया जाए तो वो क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस होता है। नेगेटिव बैलेंस कब कब होता है ये बता रहा हूं मैं आपको। पासबुक का अगर डेबिट बैलेंस दे दिया जाए तो इसका मतलब वो बैलेंस भी क्या है, नेगेटिव बैलेंस है। या फिर अगर वो आपको अगर वो आपको पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रहे हैं तब भी वो नेगेटिव बैलेंस दे रहे हैं। ओवरड्राफ्ट बैलेंस दोनों में नेगेटिव होता है, ठीक है। कैश कैश बुक का अगर आपको क्रेडिट बैलेंस देते तो नेगेटिव है, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस देते तो नेगेटिव बैलेंस दे रहे हैं। पासबुक का अगर आपको डेबिट बैलेंस दे रहे हैं तो नेगेटिव दे रहे हैं, पासबुक का अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रहे हैं तो भी नेगेटिव दे रहे हैं। ये मैंने कंडीशन बताई है आपको नेगेटिव बैलेंस की। इसके अलावा अगर कोई और कंडीशन होती है तो वो पॉजिटिव बैलेंस होता है। यानी कि अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे दिया जाए तो वो पॉजिटिव बैलेंस है, अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दे दिया जाए तब भी वो क्या है, पॉजिटिव है। लिख देता हूं यहाँ पर, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस तो नेगेटिव है ना, तो अगर डेबिट बैलेंस दे दिया जाए तो वो एक पॉजिटिव बैलेंस होता है, उसको फिर आप प्लस में ही लिखते हो। और ऐसे ही सेम अगर पासबुक का अगर क्रेडिट बैलेंस दे दिया जाए, डेबिट बैलेंस तो पासबुक का नेगेटिव होता है, अगर क्रेडिट बैलेंस दे दिया जाए तो वो कौन सा होता है, पॉजिटिव बैलेंस होता है। तो ये इसके की पॉइंट थे बैलेंसेस के, ये हमेशा याद रखिएगा। तो अब हम दोबारा से अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं। देखो क्वेश्चन में वो आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर वो आपको मेंशन कर रहे हैं एंड
डेबिट बैलेंस इन दी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करती है पासबुक के बैलेंस को, और बैंक स्टेटमेंट आपको डेबिट बैलेंस बता रही है। तो अभी मैंने बताया कि अगर पासबुक का डेबिट बैलेंस हो तो वो भी क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस होता है। तो पासबुक के अंदर भी मैं इसको माइनस में लिखूंगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अच्छा फिर उसके बाद आ जाओ आगे, क्या बता रहे हैं आपको, आगे बता रहे हैं, पहले इस कचरे को ठीक कर लेते हैं हम, जो हमने कचरा कर दिया है क्वेश्चन का। आगे चलते हैं, आगे क्या बता रहे हैं। कह रहे हैं द कंपनी फाउंड द फॉलोइंग एरर्स व्हेन प्रिपेयरिंग इट्स रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब कंपनी जब अपनी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रही थी तो उसको कुछ एरर्स जो है वो मिले। अब वो एरर्स क्या है, सबसे पहला एरर है, वो कह रहे हैं कि हमने चेक इशू किया है किस किस को, मोहम्मदीन को, बाबर को और नदीम को। तीन लोगों को हमने क्या किए हैं, चेक इशू किए हैं। अच्छा, जो हमने मोहम्मदीन को चेक इशू किया है वो 15,000 का चेक इशू किया है। और कब इशू किया, 28 तारीख छठा महीना 2010। और चेक नंबर है 709087। बाबर को जो हमने चेक इशू किया है उसका अमाउंट है 20,000। 15 तारीख सातवां महीना 2010 की बात है, और चेक नंबर है 27099123। और जो नदीम एंड सन्स है उसको भी हमने चेक इशू किया है 40,000 का, और उसकी तारीख है 10/8/2010, और उसका चेक नंबर है 709224। ये तीन चेक जो है वो उनका अमाउंट, उनका डेट और उनका चेक नंबर आपको बता दिया कि ये चेक हमने क्या किए हैं, इशू किए। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बता रहे हैं कि चेक नंबर 709087 एंड 709224, ये इन दो चेक्स के बारे में बता रहे हैं। 709087 एंड 709224, ये ऊपर वाला फर्स्ट चेक और लास्ट चेक, इन दो चेक्स के बारे में बता रहे हैं। प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये दोनों चेक्स पेमेंट के लिए प्रेजेंट हो चुके हैं। मतलब हमें प्रेजेंट वाला चेक तो नहीं चाहिए होता, हमें तो अनप्रेजेंटेड चाहिए होता है। हमने अपनी बेसिक में पढ़ा था। जैसे अगर मैं आप लोगों को दोबारा से लेक्चर नंबर 1 में लेके जाऊं, लेक्चर नंबर 1 के अंदर जो मैंने आपको डिटेल लिखवाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो बच्चों, ये मैंने आपको बताया था कि ये जो है अनप्रेजेंटेड है, अनप्रेजेंटेड चेक होता है, और वो क्या होता है, लेस होता है। और वो कहाँ से लेस होता है, पासबुक में से। ये मैंने आप लोगों को लिखवाया था कि बच्चों अगर अनप्रेजेंटेड आ जाए तो वो लेस होगा। अनप्रेजेंटेड या आउटस्टैंडिंग चेक वो लेस होगा, कहाँ से लेस होगा, पासबुक में से लेस होगा। ठीक है, तो अब मुझे प्रेजेंटेड चेक की बात नहीं करनी, क्योंकि प्रेजेंट तो वो प्रेजेंट हो चुका है, उसमें तो कोई गलती नहीं है। जो चेक प्रेजेंट से, हमेशा याद रखना, प्रेजेंट से निकलता है अनप्रेजेंटेड। तो अब दो चेक्स तो प्रेजेंट हो चुके हैं, तो वो तो हो चुके हैं, उसको हम इग्नोर करेंगे। जो अनप्रेजेंटेड है, ये बीच वाला चेक 709123, ये अनप्रेजेंटेड है, और इसका अमाउंट कितना है, 20,000 का अमाउंट है। तो इस वाले चेक को लेंगे, ऊपर वाला और सबसे लास्ट वाला चेक है उसको हम इग्नोर कर देंगे, और बीच वाले चेक को उठाएंगे और उसको लिखेंगे लेस। सर ने बताया था प्रेजेंट से निकलता है अनप्रेजेंटेड, तो हम अनप्रेजेंटेड को उठाएंगे, अनप्रेजेंटेड चेक, और वो पासबुक में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और उसका अमाउंट कितना है, 20,000 है। टोटल हम एक साथ करेंगे एंड में जाकर। तो ये तो इस बारी ट्रांजेक्शन नंबर 1 की बात हो गई जो हमने की है। अब बारी आ जाती है ट्रांजेक्शन नंबर 2 की, कि ट्रांजेक्शन नंबर 2 में आपको क्या बता रहे हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 2 में बता रहे हैं चेक इशू ऑफ ₹3150, बट इट वाज रिकॉर्डेड इन दी कंपनीज बुक। कंपनी से गलती हो रही है, यानी कि कैश बुक के अंदर गलती हो रही है। कंपनी की गलती कैश बुक की गलती होती है, बैंक की गलती पासबुक की गलती होती है। कंपनी की गलती कैश बुक की गलती होती है, और बैंक की गलती पासबुक की होती है। वो कह रहे हैं कि हमने 3,150 रुपए का चेक इशू किया, बट कंपनी ने जो उसको रिकॉर्ड कर लिया वो 2,450 रुपए रिकॉर्ड कर लिया। मतलब देखो, अब देखो, ये देखो ना इंसाफी नहीं है कि अगर हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं 3,150 रुपए की, चेक इशू करने का मतलब क्या होता है, पेमेंट करना।
तो अगर हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं 3,150 रुपए की, और अब जब किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम उसको अपने पास से क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना। जैसे कि अगर मैं किसी बंदे को पेमेंट करता हूँ तो मैं फौरन से अपने पास से क्या करूंगा, मैंने 1 लाख रुपए किसी को दे दिए तो मैं अपने पास आकर कैश बुक में माइनस करूंगा कि भाई 1 लाख रुपए मैंने दे दिए, तो अब मेरा बैंक कम हो गया है 1 लाख रुपए से। तो अब जब मैंने पेमेंट की है, चेक जितना इशू किया वो 3,150 रुपए का किया है, ठीक है। लेकिन जो अपने पास मैंने रिकॉर्ड किया, कंपनीज बुक ₹2450, ये रिकॉर्ड कर लिया। मुझे माइनस करवाना था 3,150, मैंने गलती से रिकॉर्ड यानी कि माइनस कितना करवा लिया, 2,450 मैंने माइनस करवा लिया। अब मैं डिफरेंस लेता हूं कि मैंने कितना कम माइनस करवाया है। तो इसका अगर हम डिफरेंस लें, 3,150 में से माइनस कर दूं अगर मैं 2,450, 3,150 में से माइनस कर दूं अगर 2,450, तो अमाउंट आएगा 700 का। तो 700 रुपये मैंने कम माइनस किए, मुझे 3,150 माइनस करने थे और मैंने कितने माइनस कर दिए, 2,450 माइनस कर दिए, 700 रुपये मैंने माइनस नहीं किए। तो इसको आगे चल के, अच्छा ये जो एक एरर है, इस एरर को आगे चल के मैं और भी ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अभी तो ये पहला पहला क्वेश्चन है ना, तो अभी मैं इसको इतना ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा। फिलहाल मैंने समझाने के लिए फिर भी कोशिश की, आप लोगों को बता दिया कि भैया 3,000 इशू किया है चेक तो 3,150 रुपये माइनस करने थे, लेकिन हमने अपने पास कितना माइनस कर दिया, 2,450 रुपये माइनस कर दिए। हमने कम माइनस किए, कितने कम माइनस कर दिए हमने, 700 रुपये कम माइनस कर दिए। तो अब गलती किससे हो रही है, गलती हो रही है कैश बुक में आकर, क्योंकि कंपनी की गलती कहाँ की होती है, कैश बुक की गलती होती है। तो अब मैं 700 रुपए जो मैंने माइनस नहीं किए थे वो मैं दोबारा से माइनस करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस, गलती किससे हुई है, कंपनी से, तो मैं लिखूंगा लेस कैश बुक एरर, और मैं इसको कैश बुक में से क्या करूंगा, माइनस करूंगा। अमाउंट मैंने कैसे निकाला, ऐसे 3,150 में से 2,450 तो मैंने रिकॉर्ड किया था, वो मैंने माइनस कर दिया, बाकी 700 रह गया था जो अनरिकॉर्डेड था। तो अनरिकॉर्डेड को फिर मैंने क्या करवा दिया, माइनस करवा दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्या बता रहे हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के अंदर, ट्रांजेक्शन नंबर 2 भी हमने सक्सेसफुली कर ली। अब हम चलते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 3 की तरफ। ट्रांजेक्शन नंबर 3 कह रहे हैं सर्विस चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹800। वो कह रहे हैं कि सर्विस चार्जेस जो है वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, रिकॉर्ड होने से रह गए। बात हो रही है चार्जेस की। अब वो चार्जेस किसी किसी भी किस्म के हों, ये भी मैंने लिखवाया हुआ आप लोगों को। अगर हम आए अपने लेक्चर नंबर 1 की तरफ, तो लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों को मैंने बताया था कि किसी भी तरह के चार्जेस हों, जैसे कि ये चार्जेस हैं बैंक चार्जेस के नाम से, बैंक चार्जेस हैं, और वो लेस होते हैं, और कहाँ से लेस होते हैं बेटा, कैश बुक में से लेस होते हैं। तो अब ये सर्विस चार्जेस आ गए, या किसी भी की तरह के चार्जेस जो बैंक इम्पोज कर रहा है आपके ऊपर, उसको आप हमेशा लेस करवाते हो, और कहाँ से लेस करवाते हो, कैश बुक में से लेस करवाते हो। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस सर्विस चार्जेस, किसी भी तरह के चार्जेस हो वो हमेशा लेस होंगे, सर्विस चार्जेस, और वो लेस हो जाएंगे, कहाँ से लेस हो जाएंगे, कैश बुक में से। चार्जेस का अमाउंट कितना था, 800 था, तो ये 800 में क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। फिर उसके बाद आगे बता रहे हैं फोर्थ ट्रांजेक्शन, थर्ड भी हमने कर ली। फोर्थ में बता रहे हैं फॉलोइंग चेक्स डिपॉजिट इनटू बैंक। अब हमने कुछ चेक जो है वो जमा करवाए हैं। एक हमने, हमें कस्टमर था रहमान ट्रेडर, उसका चेक मिला था वो जमा करा दिया, आफ्ताब कंपनी का चेक जमा करवा दिया, और अरसलान ब्रदर्स का चेक जो है वो हमने जमा करवा दिया। इनके चेक नंबर डिफाइन है और डेट ऑफ डिपॉजिट डिफाइन है। रेहान ट्रेडर्स का 65,000 का चेक था, आफ्ताब कंपनी का 50,000 का चेक था, अरसलान ब्रदर्स का 60,000 का चेक था। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं कि
चेक नंबर 60876 कौन सा चेक था? ये था 60876। अमाउंट उसका कितना है? 50,000। ऑफ आफ्ताब कंपनी, मेंशन भी कर दिया आफ्ताब कंपनी। रिटर्न बाय दी बैंक मार्क एज एनएसएफ। ये वाला जो 50,000 का चेक है ये क्या है? एनएसएफ है। आगे की लाइन अभी नहीं पढ़ रहा, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फिर आगे की देखता हूँ कि क्या है। कह रहे हैं कि आफ्ताब कंपनी का जो चेक है वो क्या है? एनएसएफ चेक है। अब एनएसएफ चेक के बारे में भी आप लोगों को लिखवाया था लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर के अंदर। वो क्या था? ये था कि अगर डिसऑनर्ड चेक आ जाए या एनएसएफ चेक आ जाए, वो लेस होता है कहाँ से? कैश बुक में से। तो इसको एनएसएफ चेक को तो हम बेटा क्या कर देंगे? कैश बुक में से लेस कर देंगे। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस। एनएसएफ का मतलब होता है नॉट सफिशिएंट फंड। एनएसएफ चेक। और इसका अमाउंट कितना है? 50,000 है। तो ये मैं क्या करवा दूंगा? लेस करवा दूंगा कैश बुक में से। फिर आगे आपको बता रहे हैं, ये तो इससे तो हम फारिग हो गए। आगे कह रहे हैं एंड अदर्स आर अनक्लियर्ड। अदर्स में कौन से आते हैं? आफ्ताब कंपनी वाला तो क्या है? एनएसएफ है। अदर्स में आते हैं हमारे पास ये 65,000 का चेक ऊपर वाला और एक नीचे 60,000 का चेक। तो ये दोनों चेक्स क्या है? अनक्लियर्ड हैं। अब देखते हैं अनक्लियर्ड के बारे में मैंने आप लोगों को क्या लिखवाया था। अगर आप देखो, लिखवाया सब है मैंने आप लोगों को बताया था ना। ये चार्ट आप लोग याद कर लो ना, मुझे दुआएं दोगे आप लोग। तो ये ऐड करते हो अनक्लियर्ड चेक को, कहाँ पे ऐड करते हो? पासबुक के अंदर। तो अब हम ये दो जो चेक्स हैं ये क्या है? अनक्लियर्ड है। तो अब हम इनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे पासबुक में। अब इन दो चेक्स का अमाउंट कितना है? एक का 65,000 है और एक का कितना है? 60,000 है। 65 और 60 कितने हुए? 1,25,000। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐड अनक्लियर्ड चेक। और उसका अमाउंट कितना है? 1,25,000। और इसको मैं क्या कर लूंगा? ऐड कर लूंगा कहाँ पर? पासबुक के अंदर। तो इस वाली ट्रांजेक्शन से भी अल्हम्दुलिल्लाह हम निकल गए। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ कि नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के अंदर हमें क्या बताया जा रहा है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के अंदर कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिट बाय बैंक ₹1,25,000। अब इंटरेस्ट जो है वो क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो अब हम चलते हैं ऊपर दोबारा से। अगेन देखो, मैं बार बार दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि मैंने ये सारी चीजें लिखवाई हुई हैं पिछले लेक्चर के अंदर। अब जरा देखो, यहाँ पे मैंने लिखवाया था एड इंटरेस्ट क्रेडिट कहाँ पर? कैश बुक के अंदर। तो अगर इंटरेस्ट जब भी क्रेडिट होगा तो वो कैश बुक में क्या होगा? ऐड होगा। हाँ, अगर इंटरेस्ट डेबिट होता तो इंटरेस्ट डेबिट लेस होता है कहाँ से? कैश बुक में से। इंटरेस्ट डेबिट हो तो वो लेस होगा, और अगर इंटरेस्ट क्रेडिट हो तो वो क्या होगा? ऐड होगा। तो अब मैं वापस जाऊंगा और वहां पे उस वैल्यू को रिपोर्ट करूंगा। ऐड इंटरेस्ट इनकम, क्रेडिट है ना, यानी कि इनकम है वो हमारी। और उसका अमाउंट कितना है? 1,25,000। तो 1,25,000 से उसको मैं क्या कर लूंगा? ऐड कर लूंगा। नेक्स्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्या है? लास्ट ट्रांजेक्शन है 6। डिपॉजिट अ चेक ₹30,670। वो कह रहे हैं कि आपने जो 6 ट्रांजेक्शन में बता रहे हैं, आपने चेक जमा करवाया है 30,670 रुपए का। ठीक है। तो जब हम डिपॉजिट का मतलब जमा करवाना होता है अपने अकाउंट के अंदर। तो जब हमने अपने अकाउंट के अंदर 30,670 रुपए जमा कराए होंगे तो फौरन से हम अपने पास क्या करेंगे? 30,670 रुपए ऐड करेंगे। जैसे अगर हम इशू कर रहे होते तो हम क्या करते हैं? माइनस। तो अब ये तो हमने क्या किया है? जमा करवाया, डिपॉजिट किया। तो अब हम इसको क्या करेंगे? ऐड। 30,670 रुपए मुझे ऐड करने थे। 30,670 रुपए मुझे ऐड करने थे ना। फिर आगे कह रहे हैं कि
इट वॉज रॉन्गली इंटर्ड इन कंपनीज बुक। अगेन कंपनी के अंदर गलती हो गई। क्या गलती हो गई? एज ₹15,170, हमें 30,670 जमा कराए थे बैंक के अंदर, और कंपनी ने उसको कितना रिकॉर्ड कर लिया? 15,170। यानी कि हमें 30,670 प्लस करना था, हमने कितना प्लस कर दिया? 15,170। यानी हमने कितना प्लस कर दिया? 15,170 हमने प्लस कर दिया। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? प्लस करना होता है। 30,670 हमें प्लस करने थे, और हमने प्लस कितने कर दिए? 15,170। तो हमने कितने कम प्लस किए हैं? देखो, 30,670 में से प्लस तो हम कर चुके हैं 15,170। तो बाकी का 15,500 का अमाउंट है। अब मैंने क्या किया, इसमें से इस अमाउंट को क्या कर दिया? माइनस। तो मुझे बाकी का अमाउंट पता लग गया। बाकी का अमाउंट कितना है? 15,500। तो ये अमाउंट हमने प्लस नहीं किया, हमने सिर्फ इतना अमाउंट प्लस कर दिया, बाकी का अमाउंट रहने दिया है। तो अब हम क्या करेंगे? ये एक एरर है, दोबारा कंपनी का एरर है, उसने मेंशन किया है कि कंपनी से गलती हो रही है। तो 15,500 में ऐड कर दूंगा। कहां पर ऐड कर दूंगा? कैश बुक के अंदर। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐड कैश बुक एरर। कंपनी से गलती हो तो कैश बुक एरर कहलाता है वो। तो कैश बुक एरर 15,500। हाँ, अगर बैंक से गलती हो रही होती तो फिर मैं पासबुक एरर लिखता। तो अब ये हमने सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड कर ली हैं। अब हम टोटल कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एंड में एक साथ जाकर हम टोटल करेंगे, और ये दोनों बैलेंसेस क्या आने चाहिए? इक्वल आने चाहिए। तो दुआ कीजिएगा बेटा दोनों बैलेंसेस क्या आए? इक्वल आए। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडजस्टेड बैलेंस। पहले हम कैश बुक का बैलेंस लिखते हैं। कैश बुक का तो नेगेटिव बैलेंस है 70,000। तो नेगेटिव में 70,000 लिखेंगे। फिर नेगेटिव में 700 लिखेंगे। फिर नेगेटिव में 800 लिखेंगे। फिर नेगेटिव में 50,000 लिखेंगे। फिर प्लस में 1,25,000 लिखेंगे, और फिर प्लस में 15,500 लिखेंगे। तो ये बेटा मेरे पास जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है कैश बुक का 19,000। आप लोग भी अपने पास टोटल कीजिएगा, आप लोगों का सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसी 86,000 जो है वो मैं पहले माइनस में लिखूंगा। माइनस का, क्योंकि वो नेगेटिव बैलेंस था। 86,000 माइनस में लिखूंगा। फिर उसके बाद 20,000 दोबारा माइनस में लिखूंगा, और फिर मैं प्लस में लिख दूंगा 1,25,000। तो इसका बैलेंस भी 19,000 क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। तो दोनों बैलेंसेस क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो इस तरीके से जो है वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो बनाई जाती है। नोट्स इंशाल्लाह ताला जो है वो मैं अपने ग्रुप के अंदर जो है वो शेयर कर दूंगा, जो हमने आज सॉल्व किया है। ये 2-3 लेक्चर्स हो जाएंगे ना तो फिर शेयर कर दूंगा। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट जो है वो मेरी वीडियो देख रहा है और वो मुझसे नहीं पढ़ रहा, अगर वो पढ़ना चाह रहा है तो वो हमारे ग्रुप में एडमिशन ले सकता है, हाउस ऑफ कॉमर्स। हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है एडमिशन का वो है 0312257635। हाउस ऑफ कॉमर्स हमारे कोचिंग का नाम है, ऑनलाइन क्लासेस देते हैं। और किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी भी हवाले से कोई भी सब्जेक्ट के अंदर मसला हो तो वो राब्ता कर सकता है। मेरा नाम हाफिज इजाफा अवान है। एडीसी बी कॉम, एडीसी बी कॉम इंटर वगैरह, या ओ लेवल्स के अंदर अकाउंटिंग किसी को पढ़नी हो, एडीसी बी कॉम के अंदर और फर्स्ट या सेकेंड ईयर के अंदर कोई भी सब्जेक्ट अगर उसको पढ़ना हो तो वो हमारे जो है वो हाउस ऑफ कॉमर्स में ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, वो एडमिशन ले सकता है। आज के लिए इतना काफ़ी है बेटा, अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।